हेलो एवरीवन, यहाँ पे बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा यहाँ पे बिहार पुलिस के लिए जो मॉडल सेट शुरू किया गया है उसका ये 9वां मॉडल सेट मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। इसमें आप देख रहे सारे प्रश्नों को आप देख सकते हैं। यहाँ पे जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश सारे सेक्शन से यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और इस सारे प्रश्नों का जो लेवल है वो 10th और 12th लेवल पे इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि बिहार पुलिस के पैटर्न को नए सिलेबस के आधार पर इसे बनाया गया है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके सामने देखिए यहाँ पे 9वां सेट है। 9वां सेट का पहला प्रश्न आपके सामने हिंदी का जो दिख रहा है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। प्रश्न है आप सभी के सामने। यहाँ पे विकल्प में सभी शब्द जो है ना तद्भव है, सभी जो शब्द हैं वो तद्भव आपको बताना है। तो पहले प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कछुआ, करतब, खजूर, ये सभी के सभी यहाँ पे तद्भव शब्द हैं। और आपको बता दूं कि तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म शुद्ध है। बताना है कि कौन सा जो विलोम है ना यहाँ पे शुद्ध है। तो देखिए, सुसुप्ति का होता है जागरूक, ये यहाँ पे शुद्ध है, बाकी के सभी जो ऑप्शन यहाँ पे अशुद्ध है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया प्रश्न हिंदी का, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में युग्म फिर से पूछा है शुद्ध है, ये आपको बताना है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं कि दाह यानी कि दह, जल जाना गंभीर, ये इसका आंसर बी सही हो जाएगा। जी देखिए, चौथा प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द शुद्ध है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे आंसर आपका सी सही हो जाएगा। जो अत्यधिक भूखा उसे बुभुक्षित बोलते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में यण स्वर संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यण संधि को पहचान करने की एक ट्रिक आपको बता दूं मैं, कि किसी भी संधि का जो होता है ना, कोई भी अगर शब्द दिया होगा उसके बीच में अगर आधा याद रखिएगा, य और व के बाद इसमें अगर आधा कोई अक्षर होगा, यानी कि आधा तो हो, ऐसे करके आधा न हो, अगर य और व में जुड़ा हुआ हो, तो आंख बंद करके उस शब्द को क्या मारना है आपको, तो यण संधि मारना है। तो जैसे इस सारे ऑप्शन में अगर आप देख रहे होंगे तो य के बाद मैंने बोला है य चाहे व के बाद होना चाहिए। तो जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पे डी में दिया गया है प्रत्यभिज्ञ, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी जो होगा यो यण संधि का यहाँ पे उच्चारण हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे भी आपको अगर आधा दिख रहा है तो पुष्प यहाँ पे को की मात्रा है, देखिए ध्यान से, तो इसे हम लोग गुण संधि बोलते हैं। फिर यहाँ पे प्रोत्साहन में भी देखिए गुण संधि है, फिर यहाँ पे अण के ऊपर भी देखिए यहाँ पे गुण संधि, ये तीनों ऑप्शन जो है गुण संधि के हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण है। देखिए, द्वंद्व समास का उदाहरण पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं कि द्वंद्व समास जो होता है उसका पहचान क्या है। तो उस शब्द को तोड़ने पे यहाँ पे 2 शब्द बनते हैं, जैसे कि चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी। जी देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लड़कों ने स्कूल साफ किया, वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है। तो देखिए, लड़कों ने स्कूल साफ किया यानी कि काम किया है लोग, तो इसका मतलब है कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य कहा जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया आपसे कि गोधूली शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है। तो गोधूली का मतलब होता है कि बता दूं आपको कि दिन की समाप्ति और रात्रि के से आरंभ के समय को बोलते हैं, यानी कि शाम का जो वक्त होता है उसे गोधूली के नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर बी से हो जाएगा। चलिए देखिए, 9 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि नानी कुमारी मर गई, नवासे के नौ ब्याह लोकोक्ति का उचित भावार्थ बताना है। तो देखिए, यहाँ पे लोकोक्तियाँ पूछी गई है, इसका आंसर आपको बताना है। तो 9वें प्रश्न का आंसर आपको बता दूं कि यहाँ पे दूसरों की संपत्ति से लाभ उठाना, यानी कि 9वें प्रश्न का आंसर आपका डी से ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है प्रश्न कि रस को व्यंजना का व्यापार किसने कहा है। देखिए, रस जो होता है उसे व्यंजना का व्यापार किस व्यक्ति ने कहा था। तो 10वें प्रश्न का आंसर आपको याद रखना है कि अभिनव गुप्त ने कहा था। चलिए देखिए, यहाँ से 11 नंबर का प्रश्न आपसे इंग्लिश का प्रश्न पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द एरर इन द फ्लोइंग सेंटेंस। दिए गए वाक्य में बताना है कहाँ पे इसमें मिस्टेक है। तो देखिए सेंटेंस को पढ़ते हैं यहाँ पे कि आई ऑलवेज लव टू ईट स्नैक्स एट द इवनिंग। तो देखिए ध्यान से, एट द इवनिंग नहीं होता है, इन द इवनिंग होता है। क्या होता है, इन द इवनिंग। यहाँ पे एट नहीं होगा बल्कि यहाँ पे इन होगा। इस प्रकार से यहाँ पे एट जो प्रयोग किया गया है यहाँ पे त्रुटि है, आपका आंसर सी से ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया आप सभी से इंग्लिश का है। देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डेट हैज़ द सेम मीनिंग एज द अंडरलाइन सेगमेंट। जो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया जो शब्द है इसके सेम मीनिंग वाला शब्द को बताना है, किया गया है, इसका यहाँ पे मीनिंग बताना है आपको। तो 12वें प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं कि ए से हो जाएगा, एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट। चलिए देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न पूछा गया, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस
फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए वन और सब्स्टिट्यूशन बताना है। सेंटेंस यहाँ पे दिया है कि ए पर्सन और एंटिटी दैट इज अनेबल टू पे डिबेट। देखिए आपको बताना ये है कि 13वें प्रश्न का आंसर यदि आपको मैं बता दूं यहाँ पे, तो आपको याद रखना है इंसॉल्वेंट बोलते हैं। आपका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए 14 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस टू कैच द बर्ड्स। देखिए यहाँ पे कैट जो है ना जंप करके क्या की बर्ड्स को पकड़ ली। ऑप्शन फॉर आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ ए स्पीच फॉर द वर्ड ओवर। देखिए ओवर जो है यहाँ पे इसमें से क्या है आपको बताना है। तो देखिए ओवर ना तो नाउन है ना ही यहाँ पे वर्ब है। तो देखिए बच गया ऑप्शन आपके पास सी और डी। तो देखिए दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम क्या करता है, प्रीपोजिशन जो होता है ना यहाँ पे, तो प्रीपोजिशन। यहाँ पे आंसर आपका ओवर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। बताना है कि आई एम टायर्ड रिमाइंडिंग यू टू क्लीन द रूम। यहाँ पे भरना है आई एम टायर्ड। तो देखिए टायर्ड जो शब्द होता है ना इसके साथ हमेशा यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होता है, या देखिए टायर्ड ऑफ होता है। चलिए देखिए 16 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स। बताना है जो यहाँ पे दिया गया। क्रिएटिव जो होता है ना इसका मतलब होता है निर्माण टाइप का, तो इसका यहाँ पे साइनोनिम्स बताना है तो क्या कहेगा, इनोवेटिव बोलते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे ए से ही हो जाएगा। चलिए देखिए 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि व्हाट इज द प्रश्न पूछा गया कि व्हाट इज द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ द नाउन सुल्तान का बताना है। तो सुल्ताना हो जाएगा, सुल्ताना। चलिए देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न आपसे भी सब पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंगुलर और प्लूरल पेयर बताना है। तो इनकरेक्ट सिंगुलर प्लूरल को बताना है। तो याद रखिएगा मीडियम और मीडियस जो होता है ना यहाँ पे गलत है। मीडियम का होता है मीडिया होता है, याद रखिएगा मीडिया होता है इसका प्लूरल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया प्रश्न। यहाँ पे पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद से आपको इसका आंसर कमेंट करना है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए 20 नंबर का सारे प्रश्न यहाँ से जीके और जीएस के शुरू हो रहे हैं और ये सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से प्रश्न आप सभी से पूछा गया है 20 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति करता है जो राष्ट्रपति करता है और यहाँ पे आंसर आपका ए से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूछा गया 21 नंबर का कि मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं कौन कौन। तो ध्यान से याद रखिए मंत्रिमंडल में जो सम्मिलित होते हैं वो केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए देखिए 22 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु और पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद से हुई रिक्ति को भरने का समय कितना रहता है। तो याद रखिए 6 महीने तक रहता है। 6 महीने के अंदर ही उस पद को भर लेने का प्रावधान किया गया है। 23 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का सूची है। तो ये देखिए आपको मैं बता दूं, प्रथम अनुसूची जो कहता है यहाँ पे राज्य भारत और राज्यों का संघ के बारे में बताया गया है। द्वितीय अनुसूची में क्या बताया गया, तो याद रखिएगा यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों का वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। और तृतीय में कहा गया है कि बड़े बड़े पदाधिकारियों का शपथ के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका क्या होगा, चतुर्थ। तो चतुर्थ अनुसूची में यहाँ पे प्रत्येक राज्यों और राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा का आवंटन के बारे में बताया गया है। चलिए देखिए 24 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पूछा गया है। तो 24वें प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका आंसर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया है। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे अनुच्छेद 52 जो है ना यह कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा यानी कि प्रेसिडेंट होगा। और उसके बाद से अनुच्छेद 53 जो है ये आपको बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ना राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताता है। 53 याद रखिएगा, 52 कहता है कि एक राष्ट्रपति होगा, 53 कहता है कि राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं इसके बारे में बताता है। 54 आपसे कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा। और यहाँ पे आपको बता दूं 56 जो है राष्ट्रपति के पदावधि, मैंने राष्ट्रपति पद पर कितने वर्षों तक कार्यकाल संभालेंगे इसके बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन विधियों में से एक नहीं है बताना है। तो देखिए राष्ट्रीय आय की आकलन करने की 3 विधियां हैं, इसमें से जो नहीं है पूछा गया है तो बैंकिंग जो विधि है ना, बैंकिंग विधि ये नहीं है। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे नहीं पूछा है तो बैंकिंग हो जाएगा। अगर पूछता है कि राष्ट्रीय आय आकलन की कौन कौन सी विधियां हैं तो आपको याद रखना है व्यय विधि, आय विधि और उत्पाद विधि, ये 3 विधियां हैं, याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना ज्वाइंट स्टॉक बैंक है। तो देखिए सबसे पुराना ज्वाइंट बैंक स्टॉक पूछा है तो इलाहाबाद बैंक हो जाएगा। आपको याद रखना है इलाहाबाद बैंक जो है ना सबसे पुराना ज्वाइंट बैंक है। याद रखिए इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1865 में हुआ था। इलाहाबाद
इलाहाबाद बैंक का स्थापना 1865 में हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना अगर आपको बता दें तो 1908 में इसका स्थापना हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक अगर मैं आप सभी को बता दूं तो 1894 में इसका स्थापना हुआ था। ये डेट आपको याद रखना है। और यहाँ पे यस बैंक दिया हुआ है, तो यस बैंक की स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो 2000 सन 2000 में इसका स्थापना हुआ था। सारे बैंकों का यहाँ पे डेट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत पूछा गया आप सभी से, तो याद रखिए खुदरा व्यापार, याद रखिएगा सेवा, खुदरा व्यापार जितने हैं सब तृतीय क्षेत्रगत के अंदर आते हैं। प्रथम क्षेत्र के अंदर यहाँ पे कृषि उत्पाद आते हैं। खनन और विद्युत उत्पाद जो है ना ये द्वितीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। चलिए देखते हैं। जी दोस्तों देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। प्रश्न है आप सभी के सामने। देखिए दोस्तों आप सभी को बता दूं यहाँ पे 28 नंबर का जो प्रश्न आप सभी से पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा घाटा सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है। तो ऋण ग्रहण की अवस्था को जो दर्शाता है याद रखिएगा राजकोषीय घाटा। तो इसका आंसर 28वें प्रश्न का आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया। तो याद रखिए उपभोक्ता अधिनियम जो हुआ था 1986 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे 1985 का डेट आपको मैं बता दूं तो सार्क का स्थापना, याद रखिएगा सार्क का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। ये भी आपको याद रखना यहीं से। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि इसमें देख रहे प्रश्नों का सारे का लेवल आप देख पा रहे होंगे कि इसी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि जाइलम और फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ना वो संवहनी ऊतक होते हैं। तो इस प्रकार से आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया 31 नंबर का कि पादप जगत के किस वर्ग में बीज पत्र पाए जाते हैं। देखिए बीज पत्र पाए जाते हैं, बताना है कि किस में बीज पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा एंजियोस्पर्म में ही पाए जाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है 32 नंबर का कि समुद्र में पाए जाने वाले भूरे शैवाल। देखिए शैवाल में भूरे शैवाल का एक उदाहरण बताना है। समुद्र में हरे शैवाल पाए जाते हैं और भूरे शैवाल, तो भूरे शैवाल आपको याद रखना है लेमिनेरिया को भूरे शैवाल के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए देखिए 33 नंबर का प्रश्न आपसे जीके का पूछा गया है, जीएस का प्रश्न है कि जी हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि हिंज जोड़ कहाँ होता है। तो हिंज जोड़ जो होता है ना कोहनी में होता है, कोहनी में, याद रखिएगा। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मायोपिया किस अंग का दोष है। तो मायोपिया जो है ना याद रखिएगा नेत्र में निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में मायोपिया बोलते हैं। और निकट दृष्टि दोष में होता यह है कि नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और इसे ठीक करने के लिए हम लोग जो है ना यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा आगे है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सबसे प्रभावकारी कारक कौन सा है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे प्रभावकारी जो रंग होता है ना वो लाल रंग का होता है, उसके बाद से नीला रंग, सबसे ज़्यादा यहाँ पे लाल। आपका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि शैवाल में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कौन सा वर्णक जो है ना आवश्यक है। तो देखिए शैवाल में पूछा हुआ है, तो याद रखिए शैवाल में क्लोरोफिल भी होता है, कैरोटीन भी होता है, जेंथोफिल भी होता है। उपयुक्त में से सभी आंसर सही हो जाएगा। शैवाल में प्रकाश संश्लेषण के लिए 3 चीज़ें होती हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीन और जेंथोफिल। याद रखना है इसको। शैवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा गया आप सभी से यहाँ पे। जी दोस्तों देखिए यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है। तो जीवाणुओं द्वारा होने वाला जो रोग है यहाँ पे तपेदिक है, याद रखिएगा। और तपेदिक के जीवाणु का खोज किसने किया था। तो याद रखिए रॉबर्ट कोच ने किया था। याद रखिए रॉबर्ट कोच ने इसका खोज किया था। ये भी आपको याद रखना है। पीलिया एड्स हेपेटाइटिस होता है ना, ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। चलिए देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न द्रव या गैसों का दाब मापने वाला उपकरण कौन सा है। तो द्रव और गैस का माप जो मापता है उस यंत्र का नाम बताना है। तो 38वें प्रश्न का आंसर आपको बता दूं कि यहाँ पे मैनोमीटर जो है ना द्रव और गैस के दाब को मापता है। और 38वें प्रश्न से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं यहाँ पे कि क्लोरोमीटर, देखिए यहाँ से क्लोरीमीटर जो है ना, क्लोरीमीटर, इसके द्वारा आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पे कि रंग की गति को मापते हैं। किसको मापते हैं। तो रंग की गति को। इसके वजह से क्रोनोमीटर जो है, क्रोनोमीटर, इसको आपको बता दूं मैं तो समय का शुद्धता बताता है, समय की शुद्धता बताता है। मैग्मोमीटर जो है यहाँ पे मैग्मोमीटर, इसके बारे में बता दूं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दिशा को बताता है।
जी हाँ, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि डाबसन जो है ना किसकी इकाई है। तो डाबसन जो होता है, डाबसन के द्वारा ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न है आप सभी के सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न जो पूछा गया है यहाँ पे 40 नंबर का कि पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है। तो याद रखिएगा सोनोग्राफी में किया जाता है। सोनोग्राफी में यहाँ पे पराश्रव्य ध्वनि का मान जो होता है ना, वो याद रखिए 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होता है। चलिए देखते हैं 41 नंबर का प्रश्न पूछा गया आप सभी से कि वह बल जो एक वस्तु की गति का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए वस्तु की गति का विरोध करता है उसे घर्षण बल करते हैं, घर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं पूछा गया है जो, देखिए अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न है कि मृग मरीचिका बनने की प्रघटना को क्या कहते हैं। तो मृग मरीचिका जो बनता है ना, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनता है। तो याद रखना है इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण पानी जो है ना ठंडा रहता है। तो याद रखिएगा वाष्पीकरण के कारण यहाँ पे पानी जो है ठंडा रहता है। चलिए देखिए 44 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न है कि यदि एक परिपथ में दो रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में, देखिए किस क्रम का है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका समग्र प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में कहेगा तो R बराबर R1 प्लस R2 होता है, और यही समांतर क्रम में कहता तो 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 बट्टा में होता है। चलिए देखते हैं 45 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि आवर्त सारणी के समूह 1 में पाई जाने वाली नरम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटा जा सकने वाला जो धातु है उसका नाम है सोडियम। याद रखिए सोडियम को यहाँ पे हम लोग केरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं, ये भी आपको याद रखना है, केरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न पूछा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहलाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पहले मैं आपको सूत्र बता दूं, CaOH का होल ट्वाइस होता है, और इसे हम लोग यहाँ पे बूझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बूझा हुआ चूना। और बिना बूझा हुआ चूना को क्या कहते हैं, तो CaO को कहते हैं। और नीला थोथा आपको बता दूं यहाँ पे CuSO4.5H2O को यहाँ पे नीला थोथा कहते हैं। चलिए देखिए 47 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि Kr प्रतीक है किसका। तो Kr यानी कि क्रिप्टॉन का यहाँ पे प्रतीक है, Cr क्रोमियम का है, Cl क्लोरीन का है, Ca कैल्शियम का है, ये भी याद रखना है आपको। प्रश्न देखिए पूछा कि ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ब्यूटेन जो है ना यहाँ पे वो एल्केन का एक अंग है। तो एल्केन का आपको सूत्र बता दूं कि CnH2n प्लस का 2, यानी कि ब्यूटेन देखिए यहाँ से होता क्या है, मेथ 1 बोलते हैं, एथ को 2 बोलते हैं, प्रोप को 3 बोलते हैं, और ब्यूटेन को 4 बोलते हैं, ब्यूट को 4 बोलते हैं। तो यहाँ 4 रखिएगा तो C4 हो जाएगा, और 4 दूनी की 8 2 10 यानी कि H10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 20 ही हो जाएगा। अगर आपसे कहेगा कि ब्यूटेन में कितने सहसंयोजक बंधक हैं, तो 10 और 4 14 जोड़ दीजिएगा और उसमें से 1 कम कर दीजिए, यानी कि 13 इसमें सहसंयोजक बंधक है। चलिए देखते हैं 49 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि जब इनो लवण को जल में घोला जाता है तो बुलबुले क्यों बनते हैं। तो याद रखिए CO2 गैस के कारण। आपको मैं बता दूं यहाँ पे जितने पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें भी यहाँ पे CO2 गैस होता है, तो इस प्रकार से हानिकारक भी होता है। चलिए देखिए 50 नंबर का प्रश्न पूछा है कैल्शियम 40 और आर्गन 18 जो है ना किसका यहाँ पे उदाहरण है। तो आपको याद रखना है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20 और आर्गन का यहाँ पे होता है परमाणु क्रमांक 18। तो इसका यहाँ पे द्रव्यमान दे दिया है 40 यहाँ पे, और यहाँ पे भी द्रव्यमान दे दिया है 40। तो देखिए तो जब किसी परमाणु के यहाँ पे द्रव्यमान समान होते हैं और परमाणु क्रमांक भिन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे 20 ही हो जाएगा, संभारिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बहु परमाणुक स्पीशीज बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपको बता दो हाइड्रोजन में H2 होता है, 2 है, आर्गन में यहाँ पे Ar होता है, क्लोरीन में Cl2 होता है, और सल्फर जो आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पे कि S8 होता है। तो याद रखना कि सबसे अधिक पूछा हुआ है तो यहाँ पे सल्फर आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 52 नंबर का प्रश्न पूछा है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी। तो याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना बम्बई में किया गया था, और दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो डेट याद रखिएगा 1875 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो 23वें तीर्थंकर पूछा है तो पार्श्वनाथ हो जाएंगे, और प्रथम कहता तो ऋषभदेव हो जाते, और 24वें तीर्थंकर कहता तो महावीर स्वामी हो जाते। और इष्टनेमी यहाँ पे जो है आप कमेंट करिए कितने नंबर के थे। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेंड्रोकोटस के नाम से यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं। इसका आंसर यहाँ पे ए से ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आप सभी से पूछा है कि बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था। देखिए बीबी का मकबरा जो है ना, आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में बनाया गया है, और इसे
दक्कन का पुस्ताज भी कहते हैं। और इसको बनवाया था जो व्यक्ति था यहाँ पे औरंगजेब ने बनवाया था। देखिए यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न पूछा है कि गांधी जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे यंग इंडिया जो है गांधी जी द्वारा प्रकाशित है। और कॉमनवेल्थ जो है ना यहाँ पे याद रखिएगा एनी बेसेंट के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। वंदे मातरम जो है ना यहाँ पे दो व्यक्तियों का नाम आता है, एक तो मैडम भीखा जी कामा के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया प्रश्न है आप सभी के सामने यहाँ पे। जी देखिए 57 नंबर का प्रश्न पूछा है कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो देखिए त्रिपुरी अधिवेशन से पूछा गया है तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। ये 1939 का डेट इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूं। इसी समय यहाँ पे फॉरवर्ड, देखिए याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसकी पुस्तक है। तो द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब जो पुस्तक है ना यहाँ पे भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो प्रश्न आप सभी से पूछा गया प्रश्न यहाँ पे एस्तादो द इंडिया किस देश की कंपनी है। तो देखिए एस्तादो द इंडिया जो है ना पुर्तगाल की कंपनी है। यहाँ पे याद रखना है आप सभी को। देखिए 60 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी। तो याद रखिएगा 1857 के समय में यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, तो आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं 61 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि अमेरिकी राजस्व अधिनियम 1764 को अन्य नाम से क्या जानते हैं। तो देखिए अमेरिकी राजस्व अधिनियम 1764 में जो है इसे हम शुगर एक्ट के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। देखिए 62 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि सूरजकुंड मेला बिहार के किस राज्य में संबंधित है। तो देखिए सूरजकुंड मेला बिहार के किस राज्य में पूछा है, तो यहाँ पे पटना हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताइए कि सूरजकुंड मेला जो है किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि यूएनओ के महासभा की पहले महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यूएनओ की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो विजया लक्ष्मी पंडित। और ये कब बनी थी, तो याद रखिएगा 1953 में यह इसका सदस्य बनी थी। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूछा गया प्रश्न है कि भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य नाटक अकादमी कौन सी थी। तो याद रखिएगा संगीत नाटक अकादमी, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। इसका स्थापना हुआ था 1953 में, ये भी डेट याद रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं 65 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य में हॉर्नबिल मोआत्सु उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा हॉर्नबिल जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है फेस्टिवल है, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। ये पक्षियों से संबंधित है, आंसर आपका डी से हो जाएगा। देखिए प्रश्न पूछा गया यहाँ पे कि लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मैंने आपको इस प्रश्न का सॉल्व करा चुका है, इसके बारे में बताया था आपको कि भारत से 3 महिलाएं हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है, जिसमें से इंदिरा गांधी प्रथम थी, दूसरी जो थी वो मदर टेरेसा जिन्हें 1980 में मिला हुआ था। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला था। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, लता मंगेशकर जी को भारत की, यहाँ पे याद रखिएगा स्वर कोकिला के नाम से किसको जानते हैं, स्वर कोकिला के नाम से। तो याद रखिएगा यहाँ पे लता मंगेशकर जी को जाना जाता है। चलिए देखते हैं 67 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस पूछेगा तो यहाँ पे 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और इन किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो रामानुजाचार्य जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है। आपको बता दूं यहाँ पे कि 24 जनवरी को याद रखना है आपको, यहाँ पे राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। और 21 मार्च को आपको याद रखना है कि विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, वानिकी दिवस, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने एशियाई खेलों का मेजबानी किया था। तो भारत ने एशियाई खेलों का मेजबानी यहाँ पे 2 बार किया था, 1951 और 1982। 1951 के समय में भारत के राष्ट्रपति जो थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। और 1982 के समय पर भारत के राष्ट्रपति जो थे उनका नाम था जैल सिंह, याद रखिएगा जैल सिंह, ठीक ना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको मैं बता दूं पहले कि यूनेस्को जो है ना 16 नवंबर 1945 को, देखिए 16 नवंबर 1945 को इसका निर्माण जो होता है वो लंदन में होता है। लेकिन आप सभी से इसका मुख्यालय पूछा हुआ है तो याद रखिएगा पेरिस में इसका मुख्यालय है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म बता दूं तो यू से याद रखिएगा यूनाइटेड, एन से हो जाएगा यहाँ पे आपका मैं बता दूं यूनाइटेड नेशन, ई से हो जाएगा एजुकेशन, एस से हो जाएगा साइंटिफिक, सी से हो जाएगा यहाँ पे कल्चर, ओ से हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म हो गया, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र नहीं है। देखिए प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उसके समूह में नहीं आती है, आपको बताना है। तो देखिए प्रायद्वीपीय नदियां जो होती है ना, दक्षिण भारत की नदियों को कहा जाता है।
यहाँ पे गंगा इसमें नहीं आती है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है इसमें आती हैं, लेकिन गंगा नदी इसके समूह में नहीं आती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया आप सभी से। यहाँ प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे देख सकते हैं आप। प्रश्न पूछा गया है कि ओजोन परत के क्षरण के कारण जलवायु में क्या बदलाव हो सकते हैं। तो याद रखिए तापमान में वृद्धि होता है। ओजोन परत का क्षरण होगा तो इसमें से पराबैंगनी किरणें आएंगी और वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देंगी। इस प्रकार से तापमान का वृद्धि हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया आप सभी से कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो देखिए चिल्का झील जो है ना यहाँ पे उड़ीसा राज्य में स्थित है और चिल्का झील लैंगून झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया आप सभी से कि रिहंद जल विद्युत परियोजना के जलाशय का नाम है। तो रिहंद जो है आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर पे बनाया गया है। चलिए देखते हैं 74 नंबर का प्रश्न। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया जनगणना से कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग कितनी थी। तो भारत की साक्षरता दर पूछा है तो 74.04%। और यहाँ पे महिलाओं का अगर पूछ देता आप सभी से तो याद रखिएगा 65 लगभग यहाँ पे 36% होता है। और अगर पुरुषों का पूछ देता है यहाँ पे तो आपको याद रखना है 82.04% पुरुषों का साक्षरता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मावठ की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी है। तो पहले आपको बता दूं कि मावठ की वर्षा होती कब है। तो याद रखिए शरद ऋतु में। याद रखिएगा उत्तर पश्चिमी जो ऋतु द्वारा बारिश होता है उसे स्थानीय भाषा में यहाँ पे मावठ की वर्षा के नाम से जानते हैं। और यह जो है मुख्य रूप से रबी की फसलों के लिए लाभकारी होती है। और रबी की फसल में यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो बता दूं मैं गेहूँ है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। आपको बता दूं रबी की फसल के यहाँ पे बुआई जो होता है अक्टूबर महीने में होता है और इसकी कटाई जो होती है अप्रैल महीने में होती है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत की मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। देखिए नहीं गुजरती है पूछा गया है तो इसका आंसर यहाँ पे आपका झारखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है। और 77 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। तो याद रखिए पाक की जल संधि। आपका आंसर सी हो जाएगा।